इस कहानी के शुरू में हमें बताया जाता है कि 2025 का वक्त चल रहा है और एलियंस पूरी तरह इस अर्थ पर कब्जा कर चुके हैं। यहाँ की गवर्नमेंट को भी उन्होंने अपने साथ मिला लिया है और हर शहर के दरमियान में 300 मीटर ऊंची दीवारें बना दी गई है। यानी एलियंस ने लोगों के फ्रीडम को बिल्कुल खत्म कर दिया। वो इंसानों को सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए लोग इलीगल तरीके अपनाते हैं। जैसे अब विल लॉस एंजलिस से इलीगली दूसरे शहर जाना चाहता है, जहाँ एलियंस की बनाई दीवार की वजह से उसका बेटा रह गया था। एक आदमी उसे सामान के ट्रक पे बिठाकर उसके ऊपर बहुत सी आइस रख देता है। ट्रक जैसे ही दूसरे शहर की बाउंड्री पार करने वाला था, उससे पहले ही ट्रक उसमें लगाए बॉम्ब की वजह से ब्लास्ट हो चुका था। विल किसी तरह अपनी जान बचाकर इस जलते ट्रक से निकलने में तो कामयाब हो गया, लेकिन पुलिस के हाथों उसे अरेस्ट कर लिया गया। दूसरी तरफ हमें विल की वाइफ केटी को दिखाया जाता है, जो एक हॉस्पिटल में इंसुलिन खरीदने गई है। इस टाइम पर इंसुलिन भी बैन कर दी गई है एलियंस की तरफ से। सिर्फ इंसुलिन ही नहीं, ऐसी सभी जरूरी मेडिसिन जिनकी वजह से इंसान जिंदा रह पाते थे, जिन मेडिसिन के ना मिलने पर इंसान मर भी सकते हैं। और एलियंस यही चाहते हैं कि इस दुनिया में बस फिट इंसान रहे। यहाँ वो इलीगली इंसुलिन खरीदने के बदले में शराब की बोतल ऑफर करती है, लेकिन उसे इस मर्तबा इंसुलिन एक्सपायर मिली थी। अपने आप को धोखा देने के गुस्से में उसने यहाँ गन निकाल ली। सभी उसे देखकर डरने लगे। यहाँ किसी भी शहरी को गन रखना भी बना था, और अगर एलियंस के किसी भी ड्रोन की नजर केटी पर पड़ जाती तो समझो उसकी जान यही चली गई थी। केटी वापस घर आ जाते हैं। रात काफी हो चुकी थी। विल अभी तक घर नहीं आया था। उसे विल की टेंशन हो रही थी। वो विल को ढूंढने के लिए बाहर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि इंसानों का रात में बाहर निकलना भी मना है। इसी दौरान परेशानी में उसकी बहन उसके घर आती है और केटी को बताती है कि उसकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उसे भी इंसुलिन की शदीद जरूरत है, लेकिन इंसुलिन केटी के पास भी नहीं थी। वो ये कर इंसुलिन अरेंज कर सकता था वो विल था। वो विल का पता करने के लिए अपनी जान पे खतरा मोल लेकर बाहर निकल जाती है। विल के पुराने दोस्तों से उसका पता पूछती है, लेकिन किसी को भी नहीं मालूम कि विल कहाँ है। अभी वो घर के वापस रास्ते में ही थी कि अचानक उसे एक ड्रोन दिख जाता है। इससे पहले कि ये ड्रोन केटी को देखकर केटी को शूट कर देता, केटी पास ही खड़े मिलिट्री ट्रक के नीचे छुप जाती है। उसकी अच्छी किस्मत कि ये ड्रोन इस मिलिट्री ट्रक का ही था, जो ट्रक के साथ साथ खुद भी यहाँ से चला गया था। फाइनली केटी की जान बच गई। अगली सुबह वो दोबारा विल का पता करने के लिए निकली। विल को हर पॉसिबल जगह ढूंढने के बाद वो हॉस्पिटल गई, जहाँ बहुत अफरा तफरी मची थी। उसे बताया गया कि कल एक ट्रक ब्लास्ट हुआ है और उसी एक्सीडेंट की वजह से यहाँ इतने लोग एडमिट हैं। हॉस्पिटल में अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए वो स्टोर रूम में जाकर कुछ इंसुलिन चुरा लाती है। विल का अभी भी कुछ पता नहीं चला था, इसलिए वो अपने एक दोस्त ब्रूस के पास जाती है। वो विल का पुराना कलीग था। जब विल और ब्रूस दोनों FBI में काम करते थे। उसकी परेशानी देखकर ब्रूस केटी से कहता है, तुम परेशान नहीं हो, मैं विल का पता चला लूंगा। जबकि दूसरी तरफ जेल पे विल भी परेशान था, क्योंकि अभी उसे एक कैदी से पता चला है कि जल्द ही उन्हें यहाँ से उठाकर एलियंस की फैक्ट्री में भेज दिया जाएगा, जहाँ पर वो मुजरिमों से काम करवाते हैं। ऐसे शायद वो कभी अब अपनी फैमिली से न मिल पाए। उनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पर कुछ पुलिस के लोग आते हैं। वो सभी लोगों को छोड़कर सिर्फ विल को उठाकर यहाँ से ले गए थे, क्योंकि उन्हें मालूम हुआ था कि विल पहले एक बहुत ही अच्छा FBI एजेंट था। विल को लेकर जाया जाता है ग्रीन जोन में, जहाँ पर दुनिया के अमीर और अथॉरिटी वाले इंसान रहते हैं। इनके ऊपर एलियंस की कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ उसे मिलवाया जाता है स्नाइडर नाम के एक आदमी से, जो लॉस एंजलिस की अथॉरिटीज का बंदा है। विल के बारे में उसे सारी इन्फॉर्मेशन थी कि विल एक बहुत ही जबरदस्त FBI ऑफिसर है और क्रिमिनल्स को पकड़ने में एक्सपर्ट है। लेकिन एलियंस के इस दुनिया में कब्जा करने के बाद FBI का तो नामो निशानी नहीं रहा था। लेकिन विल जैसे FBI के बंदे अथॉरिटीज के बहुत काम के थे। स्नाइडर नाम का बंदा असल में ये चाहता था कि विल उसके लिए काम करे। ऐसे लोगों को पकड़ कर लाए जो एलियंस की हुकूमत के खिलाफ एसोसिएशन बनाकर बैठे हैं। रेबल्स हैं जो एलियंस के गद्दार। जबकि अमीर लोग और अथॉरिटीज तो एलियंस के अंडर काम करने लगी थी। स्नाइडर विल को कहता है कि मुझे जेरा नामो नामी वो बंदा भी चाहिए जिसने एलियंस के खिलाफ लीग स्टार्ट की है, और इसके बदले वो ऑफर करता है विल को उसकी फैमिली की प्रोटेक्शन और वो सभी बेसिक फैसिलिटीज जो आज के इंसान को इस दुनिया में चाहिए होती हैं। वो विल को खिड़की के पास लेकर जाता है, जहाँ पर एक रॉकेट लॉन्च हो रहा था। इस रॉकेट के जरिए बहुत से इंसानों को चांद पे भेजा जा रहा था, जहाँ एलियंस की फैक्ट्रीज थी। वो विल से कहता है कि अगर तुमने इस काम से मना किया तो तुम्हारी जगह तुम्हारी फैमिली जाएगी एलियंस की फैक्ट्री में काम करने के लिए। जिसके बाद विल को पुलिस ऑफिसर्स के जरिए उसके घर भेज दिया जाता है, जहाँ पर सभी उसके लिए परेशान बैठे थे। केटी पूछती है, कहाँ रह गए थे तुम विल? जवाब में विल कहता है कि मैं अपने बेटे को ढूंढने गया था, लेकिन बुरी किस्मत इस मर्तबा भी हार गया हूँ। इसके बाद वो केटी को अपनी स्नाइडर से मुलाकात के बारे में भी सब बता देता है कि कैसे उसे अथॉरिटीज के साथ काम करने की ऑफर दी जा रही है। और ये बात सुनकर केटी सबसे ज्यादा गुस्से में आ गई थी। वो सिर्फ फौरन ही कहती है, तुम ये काम नहीं करोगे, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि लोग मुझे एक गद्दार की बीवी कहें। इसी बहस को कहते हुए ये लोग सो जाते हैं, और जब सुबह उनकी आंख खुली तो स्नाइडर खुद ही उनके घर में घुसकर उनके लिए नाश्ता बना रहा था। वो यहाँ विल की वाइफ को कन्विंस करने के लिए आया था
कि वो विल को उनके साथ काम करने के लिए भेज दे। वो विल की वाइफ से कहता है कि अगर विल हमारे साथ काम करने के लिए मान गया तो तुम्हारे लिए फायदे ही फायदे हैं। 24 घंटे तुम्हें सिक्योरिटी मिलेगी, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई के मसले खत्म हो जाएंगे, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, हर वो फैसिलिटी जो एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए चाहिए होती है तुम्हें वो मिलेगी। और क्या चाहिए, हाँ तुम्हारा जो पार्क है एलियंस ने बंद कर दिया था, तुम वो भी खुलवा पाओगी। उसकी बात सुनकर केटी सोच में पड़ गई। विल उससे कहता है मेरा बेटा गुम हुआ है, क्या तुम उसे ढूंढ लाओगे? स्नाइडर कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास हो। और ऐसे विल काम करने के लिए मान जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि केटी साइकिल पे बैठ के एक घर पे गई है। यहाँ पर उसका दोस्त ब्रूस भी है। वो ब्रूस और यहाँ पे बाकी सब लोगों को बताती है कि विल ने अथॉरिटीज के साथ काम करने के लिए हाँ कर दी है। और इस टाइम पे हमें पता चला कि केटी भी उसी एसोसिएशन की एक मेंबर है जो एलियंस के खिलाफ काम कर रहे हैं। यानी वो भी एक रेबल है। और इस बारे में विल को अभी कुछ नहीं मालूम। विल अगले दिन अपने काम पे जाता है और उसे पहला टास्क दिया गया उस ट्रक में बम रखने वाले आदमी का पता चलाने का, जिस ट्रक के अंदर वो खुद भी दूसरे शहर जाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केटी अपने बार में गई है। इधर उसके खोए हुए बेटे की बहुत सारी चीजें थी जिन्हें देखकर वो उदास हो चुकी थी। और इसी टाइम पे उसका दोस्त ब्रूस यहाँ पे आता है। वो उससे पूछता है बताओ फिर क्या पता चला विल को? केटी कहती है कुछ नहीं, आज तो पहले दिन जॉब पे किया है। इनकी इन बातों से जाहिर हो रहा था कि केटी अब अपने हस्बैंड की सारी बातें इन रेबल्स को बताने वाली थी। यानी वो रेबल्स के लिए एक जासूस थी। यहाँ विल इन्वेस्टिगेशन करते करते उस लड़के को पकड़ लेता है जिसने ट्रक में बॉम्ब रखा था। वो उसे लेकर पुलिस स्टेशन आ जाता है और यही जेल के अंदर उसे अपना एक पुराना क्लिक मिल जाता है। वो काफी टाइम से यहाँ बनता। वो विल से कहता है कि तुम मुझे यहाँ अपना साथी बनाकर छुड़वा लो। विल भी उसे छुड़वाने की कोशिश में अपने बॉस से बात करता है, लेकिन उसकी बॉस ऐसा करने से मना कर देती है। विल उससे वादा करता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी फैमिली का ख्याल रखूंगा। वापस आते ही वो अपने कुली के घर गया, लेकिन वहाँ उसके बीवी बच्चे नहीं थे। ये देख वो घबरा गया। असल में उसके बीवी बच्चे उसी के घर पे थे जिन्हें केटी अपने घर ले गई थी। विल घर आता है और उन दोनों को अपने घर पे देख के सुकून का सांस लेता है। अब क्योंकि विल का क्लीक जेल में था तो जरूर यहाँ उसकी फैमिली को उठाकर एलियंस के लिए काम करने के लिए भेज दिया जाता। उन्हें अगर यहाँ सेफ रखना था तो उनके डॉक्यूमेंट्स को चेंज करना पड़ता। इसीलिए विल इन्हें एक आदमी के पास ले जाता है जो नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर उनकी आइडेंटिटी चेंज कर देते हैं। घर वापस आकर वो केटी को बताता है कि उसने बॉम्ब रखने वाले आदमी को पकड़ लिया है। जल्द ही वो जेनानामो को भी पकड़ लेगा और इनाम में जब स्नाइडर उसे उसका बेटा ला देगा तब वो ये जॉब छोड़ देगा। केटी उसकी सभी बातें सुनती रही। बस मतलब कि उसकी बात इतनी सी थी कि रेबल ग्रुप का उनका साथ ही पकड़ा गया। ये खबर वो खुफिया तौर पर अपने लीडर एलेक्स को देने के लिए पहुंचाते हैं। तो यहाँ लीडर उसे बताते हैं टेंशन की बात नहीं है केटी, वो बंदा हमारे ग्रुप का नहीं था, ना ही हम पकड़े जाएंगे, तुम रिलैक्स रहो। वो दूसरे रेबल ग्रुप का बंदा है और मैं उन्हें वार्न कर भी दूंगा। यहाँ विल जैसे ही ऑफिस जाता है तो उसे अपनी बॉस से पता चला कि उस लड़के ने अपने रेबल ग्रुप की सभी मालूमात उन्हें दे दी है और अब उनका ग्रुप भी पकड़ा जा चुका है और कुछ ही देर में उन सभी कैदियों को एलियंस के पास चांद पर भेज दिया जाएगा। वो विल से कहती है मुझे समझ नहीं आती इन रेबल ग्रुप की सोचने समझने की सलाहियत जैसे उनके अंदर है ही नहीं। जिस दिन एलियन जमीन पर आए थे सिर्फ चंद घंटों में उन्होंने यहाँ का एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम फेल करके अपने सिस्टम लगा दिए थे और ये छोटे छोटे रेबल्स ग्रुप इनका क्या बिगाड़ लेंगे। बस फजूल में अपनी जिंदगी दाव पे लगाने वाली बात है। उसके बाद विल उस जगह जाता है जहाँ से रेबल्स को पकड़ा गया था। इस जगह कई रेबल्स ने अपनी जान दे दी थी। अगली सुबह दूसरा रेबल ग्रुप अपना मिशन शुरू करता है। रेडियो में जेनानामो की आवाज गूंजती है, मैं जेनानामो इंसानों को एलियंस से बचाने की जंग पर हूँ, मेरा साथ दीजिए, एलियंस की जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। पूरा लॉस एंजलिस उन्हें सुन रहा था। रेडियो के सिग्नल्स को ही ट्रैक करते हुए पुलिस उसी बिल्डिंग तक पहुंच जाती है जहां से ये ट्रांसमिशन ऑन एयर थी। वो आदमी बिना वक्त ज़ाया किए यहाँ से भाग जाता है, जबकि यही हम विल के बेटे ब्रायन को ही देखते हैं जो इस रिकॉर्डिंग की तमाम कैसेट्स निकाल कर जल्दी से अपने घर जाकर छुपा देता है और पुलिस को यहाँ कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ केटी भी आज पहली मर्तबा रेबल्स के साथ ऑपरेशन के लिए निकली है। टारगेट है उनका एक फूड ट्रक जो कि अथॉरिटीज का है। ऑपरेशन के दौरान केटी का एक साथी जख्मी हो जाता है। उसे बचाने की कोशिश करती है पर ब्रूस जो उन्हीं का साथी था इस जख्मी इंसान को पूरी तरह शूट करके मार देता है। उसे समझ नहीं आई कि ब्रूस ने क्या किया। कितनी देर वो यहाँ सुन खड़ी रही। ड्रोन्स भी यहाँ आ चुके थे जो इन्हें देखकर इन्हें शूट ही कर देते पर ब्रूस उसे छुपा लेता है। घबराई हुई केटी घर पहुँचती है तो उसके सांस में सांस नहीं था। वो डिस्टर्ब थी, एक ट्रॉमा में जा चुकी थी। अपने आप को वो बाथरूम में बंद कर लेती है और पागलों की तरह अपने ऊपर से अपने साथी का लगा खून साफ करने लगती है। दूसरी तरफ इसी क्राइम सीन के ऊपर पुलिस भी पहुंच चुकी थी। पुलिस के साथ तो विल भी था। पुलिस यहाँ इस मरे हुए आदमी की आइडेंटिटी फाइंड करती है और फिर उसके घर से उसके पेरेंट्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बदले की सजा देने के लिए
ये सरासर नाइंसाफी थी। किसी के जुर्म की सजा किसी और को दी जाए। है यहीं पर हम और विल भीड़ में खड़े ब्रूस को नोटिस करते हैं, जो अपने मरे हुए साथी के अरेस्ट होने की खबर आकर एलेक्स को यानी अपने लीडर को देता है। लीडर उसे कहता है ये भी टेंशन की बात नहीं है। उस लड़के के पेरेंट्स ये बात नहीं जानते थे कि वो लड़का एक रेबल ग्रुप के साथ काम कर रहा है, इसलिए हम पर कोई खतरा नहीं। फौरन बाद ब्रूस अब केटी से मिलने के लिए जाता है। केटी से पूछती है कि आखिर तुमने अपने ही साथी को क्यों मारा। वो कहता है अगर मैं ना मारता तो पुलिस उसे टॉर्चर कर करके उसकी जिंदगी हराम कर दी थी। सारे टॉर्चर से बचाने के लिए मैंने उसे मार दिया, लेकिन अब पुलिस ने उनके पेरेंट्स को पकड़ लिया है, तो हमें विल से पता चलाना होगा कि इन्वेस्टिगेशन में उसके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि विल का बेटा ब्रायन अपने दोस्त के भाई की जान बचाने के लिए एलियंस की बनाई दीवार के अंदर चला गया है। उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि इसी दीवार के जरिए शहर के दूसरे हिस्से में भी जाया जा सकता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि विल की टीम जगह जगह रेबल्स को पकड़ने के लिए छापे मार रही थी। ऐसे में वो केटी के मरे हुए साथी के घर पे पहुंच जाता है, जहाँ से उसे बहुत से रेबल्स के वेपन मिलते हैं, जिसे वो अपनी कस्टडी में करते हुए यहाँ से जा चुका था। जैसे ही ये बात रेबल ग्रुप को पता चलती है तो वो केटी से इस चीज की शिकायत करने के लिए आ जाते हैं और उसको धमकी देते हैं कि अगर विल ने वो वेपन्स वापस ना किए तो तुम्हारी फैमिली के साथ बहुत बुरा होगा। यहाँ केटी को किसी चीज की परवाह नहीं थी सिवाय अपनी फैमिली के। इसी रात हम देखते हैं कि केटी का बाहर भी ओपन हो चुका है, जिसकी परमिशन स्नाइडर ने एलियन से ही केटी को दिलवाई थी, क्योंकि अब विल उनके साथ काम कर रहा था। सभी लोग इस दिन पार्टी करते हुए बहुत एंजॉय करते हैं और इसी पार्टी में स्नाइडर भी यहाँ जाता है। स्नाइडर को देख कर केटी को अपने हस्बैंड विल पे ही गुस्सा आ रहा था। पता नहीं क्यों विल ने अपने आप को एलियंस के हाथों बेच दिया। घर आकर वो विल से ये जॉब छोड़ने को कहती है, पर विल कहता है नहीं, जब तक मेरा बेटा नहीं मिल जाता तब तक मैं यही काम करूंगा। विल अब अपने ऑफिस आता है, जहाँ पर उसकी बॉस उसको लॉस एंजलिस के रेबल्स के बारे में बताती है। विल देखता है कि रेबल का ग्रुप लॉस एंजलिस में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई ग्रुप है। बॉस कहती है कि अगर ये सभी ग्रुप मिल गए और इन्होंने लॉस एंजलिस के गवर्नर के खिलाफ जंग कर दी तो इस जंग के नतीजे में आपस में तो इनका पता नहीं क्या होगा, लेकिन एलियंस इस पूरी सिटी को तबाह कर देंगे। ऐसे में ये शहर तो क्या, तुम और तुम्हारी फैमिली भी नहीं बचेंगे। इसलिए मेरा तो यही मानना है कि तुम हमारा ही साथ देते रहो। वेल इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वो तो नहीं, लेकिन उसकी वाइफ रेबल के साथ जरूर मिली हुई है। इस टाइम भी वो किसी प्लान को अंजाम देने के लिए अपने बच्चों को अपनी हेल्पर के साथ घर से बाहर भेज देती है। फिर स्ट्रीट लाइट ऑन करके किसी को सिग्नल देती है और खुद ही एक वाइन बोतल तोड़ते हुए अपने घर में आग लगा देती है। खुद ही फिर इस आग को बुझाने की कोशिश करती है और पुलिस को इमरजेंसी कॉल कर देती है। इस टाइम पुलिस के साथ विल और उसकी बॉस भी घर आए थे। विल के घर में आग लगी थी, उसे टेंशन थी कि किसने लगाई है, लेकिन यहाँ उसकी बॉस तो उल्टा उसके घर की तलाशी लेने पे ही तुली थी और ये बात उसे गुस्सा दिला देती है। खैर विल की फैमिली को विल के ऑफिस लेकर आया जाता है, जहाँ पर विल की बॉस विल की वाइफ से कहती है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है केटी, तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की जिम्मेदारी बिल्कुल हमारी है। इवन हमने तो तुम्हारे नेबर्स तक को वार्न कर दिया है कि अगर कुछ भी उल्टा सीधा तुम्हारे या तुम्हारे घर के साथ हुआ तो जिम्मेदारी उनकी होगी। ये सुनकर केटी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अब सारे नेबर्स उनसे डरने लगेंगे। कुछ सवालों के और जवाब देने के बाद वो यहाँ से उठ के चली जाती है। फौरन बाद विल की बॉस विल को अपने रूम में बुलाती है और उसे उसके बेटे के रूम से मिली कैसेट्स दिखाती है, जो कि पूरी की पूरी ज़ेरा नामों की रिकॉर्डिंग से भरी थी। उसे कहती है तुम्हें अपने बेटे पे ध्यान रखना चाहिए विल, इन कैसेट्स की टेंशन न लो, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। विल परेशान हो जाता है, घर जाकर अपने बेटे से उन कैसेट्स के बारे में पूछता है तो उसका बेटा उससे बिल्कुल नहीं घबराता और कहता है कि मैं बस इंसानों का फ्रीडम चाहता हूँ। और इस टाइम विल को एक पोस्टर भी दिखाता है और कहता है कि ज़ेरा नामू एक नया ब्रॉडकास्ट करने वाला है और मैं यहाँ पर भी उसका साथ दे रहा हूँ। विल के पास अल्फाज नहीं थे कि वो कैसे अपने बेटे को रोके। यहाँ पर केटी अपने रेबल्स के लीडर के पास जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि रेबल्स विल के खिलाफ हुए हुए हैं, क्योंकि विल ने उनके बहुत सारे वेपन्स को अपने कब्जे में कर लिया था। वो विल को मारना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर केटी उनसे एक सौदा करती है। रेबल्स इस चीज के लिए परेशान थे कि इतनी जल्दी उनके लोगों की इंफॉर्मेशन कैसे पुलिस निकाल लेती है। ये सीक्रेट केटी को पता था। केटी इस सीक्रेट के बदले उससे कहते हैं कि तुम विल को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। एलेक्स मान जाता है और फिर केटी बताती है कि विल की बॉस जिसका नाम फिल्स है, उसके पास एक ऐसा डेटाबेस है जिसमें पूरे लॉस एंजलिस के बारे में इंफॉर्मेशन है और उसी के जरिए वो सबका पता चला लेती है। अगले दिन रेडियो पे ज़ेरा नामू की एक और ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट होती है। लॉस एंजलिस का हर बंदा उसे सुनने के लिए बैठा था, बड़े मजे से अपनी स्पीच दे रहा था कि यहाँ पर पुलिस जल्द से जल्द उसके सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हुए एक लाइब्रेरी तक पहुँचती है जहाँ पर वो बैठा था। जब पुलिस उसके पास पहुंची तो वो आखिरी लफ्ज बोल रहा था कि अब एलियंस के खिलाफ बगावत होने को कोई नहीं रोक सकता। उसके ऐसा कहते ही उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। स्नाइडर उसकी गिरफ्तारी से बहुत खुश है, क्योंकि वही असल कल्प्रिट है जिसने
इन सारी एसोसिएशंस को हवा दी हुई थी। वो गवर्नर को भी ये खुशखबरी बता देता है कि ज़ेरा नामू पकड़ा गया है, लेकिन विल का इतना पुराना एक्सपीरियंस उसे कह रहा था कि ज़ेरा नामू अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने ये पूरी लीग चलाई है, इतनी आसानी से वो पकड़े जाने वाला नहीं। ये बात जाकर वो स्नाइडर को भी बताता है और उसकी बातें सुनकर स्नाइडर का क्रश आता है, क्योंकि उसने तो गवर्नर को भी ये बात बता दी है। ये लोग अब उस आदमी से इन्वेस्टिगेशन करते हैं और सच में पता चलता है कि वो आदमी तो ज़ेरा नामू है ही नहीं, वो तो बस एक एक्टर है। और जो स्पीच वो ब्रॉडकास्ट में कर रहा था वो तो उसे एक पाइप में लिखी हुई मिली थी। इसके बाद हम देखते हैं कि विल की बॉस केटी से मिलने के लिए आई है। वो उससे कहती है, लकी हो तुम जो तुम्हारा हस्बैंड तुम पे इतना बिलीव करता है कि बिल्कुल चेक इन बैलेंस नहीं रखता, लेकिन मुझे तुम्हारी हर चीज की इन्फॉर्मेशन है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना वार्न करने आई हूँ कि अगर तुम्हें तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे हस्बैंड की प्रोटेक्शन चाहिए तो तुम हमारा साथ दो, ना कि रेबल्स का। जिसके बाद वो अपने घर चली जाती है। यहाँ पे पहली मर्तबा हम उसके हस्बैंड को देखते हैं जो बिल्कुल पैरालाइज था। वो उससे कुछ बातें करती है और उठकर जैसे ही पीछे की तरफ देखती है तो वहाँ ब्रूस खड़ा था। वो ब्रूस को जानती थी कि वो एक, इसीलिए वो रिलैक्स रहती है और कहती है, मुझे पता है तुम यहाँ क्या करने आए हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे मारने से पहले तुम मेरे हस्बैंड को भी मार देना, क्योंकि वो मेरी मौत का सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। ब्रूस ऐसा ही कहता है और अगली सुबह हम उसके घर पे पुलिस को देखते हैं। एक दीवार पे ज़ेरा नामू का नाम लिखा हुआ था। स्नाइडर उसकी मौत से बहुत ही ज्यादा परेशान था, क्योंकि वो उनकी बहुत ही अहम बंदी थी। वो एलियंस की बातों को, उनके ब्रेन को बहुत ही अच्छे तरीके से रीड कर लेती थी और इस तरह वो एलियंस और इंसानों के दरमियान में एक ब्रिज का काम कर रही थी। स्नाइडर को जल्द से जल्द उसके कातिलों को पकड़ना था। चारों तरफ वो पुलिस को फैला देता है और पुलिस बहुत से रेबल्स को पकड़ के लेकर आती है, जिनमें से एक रेबल अपना मुंह खोल देता है और उन्हें ग्रीन जोन के अंदर ही एक घर का एड्रेस बताता है जहाँ से ज़ेरा नामू अपनी लीग चला रहा था। इस जगह जब वो लोग जाते हैं तो वहाँ उन्हें काफी सारे आदमी मिलते हैं और ये सभी अपना अपना नाम ज़ेरा नामू बता रहे थे। सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है, जबकि दूसरी तरफ हम ब्रायन को देखते हैं, विल का बेटा, जो एलियंस की बनाई हुई दीवार के जरिए शहर की दूसरी तरफ आ चुका था। वो देखता है यहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता और इस जगह को अब गोदाम के तौर पे यूज किया जाता है। उसे यहाँ हर वो चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नजर आ रही थी जिसके लिए वो अपने शहर में तरस रहे थे। दूसरी तरफ लॉस एंजलिस के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ अनाउंसमेंट की जा रही है कि ज़ेरा नामू के ग्रुप को पकड़ा जा चुका है, लेकिन विल ये बात जानता है कि स्नाइडर ने ये झूठ बोला है, ये गेम खेली है। इन्वेस्टिगेशन करने पे ये बात कंफर्म भी हो जाती है, जिस कपल को इन्होंने पकड़ा था वो इतने इनोसेंट थे, इतनी बड़ी प्लानिंग करना उनके बस में था ही नहीं। स्नाइडर सच में एक कच्चा खिलाड़ी था। अब गवर्नर के हाथों वो पकड़ा न जाए, इसलिए वो चार्ल्स को धमकी देता है कि तुम किसी भी हाल में ज़ेरा नामू के ग्रुप को पकड़ कर लेके आओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढने में तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। विल की प्रमोशन भी कर दी जाती है, यानी उसे उसकी बॉस की जगह दे दी गई है और यहीं पर ऑफिस में उसकी एक कलीग उसे बताती है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारी वाइफ ही वो जासूस है जो हमारी खबरें रेबल्स को बता देती है। कंक्रीट एविडेंस उसके पास भी नहीं था, इसीलिए विल घर जाता है, सारी तलाशी लेता है और यहाँ पर वो देखता है अपनी बेटी के पास एक नई बुक जो कि ब्रायन ने उसे शहर की दूसरी तरफ से लाके दी थी। ब्रायन झूठ बोल देता है कि ये उसने अपने दोस्त से ली है। वो अब अपनी वाइफ के बाहर में जाता है और उसे यहाँ अपनी वाइफ के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला सिवाय एक किताब की। जेल के अंदर स्नाइडर के सामने वो एक्टर बैठा है जिसको इन्होंने ज़ेरा नामू समझकर रेडियो से अरेस्ट किया था। स्नाइडर से कहता है कि तुम अगर हमारे लिए ज़ेरा नामू की एक्टिंग जारी रखो तो मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारी जान को कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तुम्हें दूसरे शहर भिजवा दूंगा बहुत से पैसे देके, वहाँ तुम आराम से अपनी लाइफ गुजारना और यहाँ मेरी नौकरी भी सिक्योर रहेगी। लेकिन अगले ही सीन में स्नाइडर उसे धोखा दे चुका था। जब कोर्ट में उसका केस चलाया जाता है तो इस वक्त पूरा शहर उन्हें देख रहा था। ज़ेरा नामू के फांसी के वारंट जारी हो जाते हैं और इस टाइम पर उसकी फांसी की तैयारियां भी शुरू हो जाती है। यहाँ उस एक्टर को पता चलता है कि स्नाइडर ने उसे धोखा दे दिया, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकता था। यहाँ अपने फायदे के लिए अपनी ही आंखों के सामने स्नाइडर एक बेगुनाह को फांसी पे चढ़वा देता है। विल स्नाइडर की इस चाल से बहुत ज्यादा गुस्सा था। उससे जाकर पूछता है, आखिर एक बेगुनाह को मारकर तुम्हें क्या मिला? तुम पागल हो गई हो। स्नाइडर जवाब देता है, पब्लिक जोश में थी, मुझे उन्हें काम डाउन करना था और ऐसा करने के लिए किसी को तो कुर्बानी देनी ही थी। सब लोग अब रिलैक्स हो चुके हैं कि ज़ेरा नामू मर चुका है, लेकिन अब मुझे टाइम मिल गया है ज़ेरा नामू को ढूंढने का। यहाँ से अब विल और स्नाइडर निकलते हैं अपनी दूसरी मीटिंग के लिए, लेकिन ज़ेरा नामू को मारने के गुस्से में बहुत से रेबल्स भी इनके पीछे पड़ चुके थे। पुलिस के भेस में इन रेबल्स के दरमियान में ब्रूस भी बैठा था, जो अपने साथ सिक्योरिटी वैन में बैठे असल पुलिस ऑफिसर्स को शूट करके मार देता है। जिसके बाद सभी अपनी गाड़ी से निकलते हैं और स्नाइडर को मारने के लिए उसकी गाड़ी के ऊपर धड़ाधड़ शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, इसीलिए दो रेबल्स उसकी गाड़ी को तोड़ने की कोशिश करते हैं बार बार शूट करके, लेकिन यहाँ पर भी अपनी गन से उन्हीं को शूट करते हुए तेजी से गाड़ी मोड़कर स्नाइडर को बचाकर अपनी वाइफ के बाहर में ले आता है, जिसे अपने पास देखते ही केटी को गुस्सा आ चुका था। वो विल से कहती है, तुम इस धोखेबाज इंसान के लिए अपनी जान को क्यों खतरे में डाल रहे हो?
ये मर रहा था तो इसे मरने देते। पर विल उसे कहता है मैं इसे तब तक नहीं मरने दे सकता जब तक मेरा बेटा मुझे नहीं मिल जाता। यहाँ विल का फोन काम नहीं कर रहा था। जल्दी वो एक पास के फोन बूथ में जाकर अपनी फोर्स को स्नाइडर को सिक्योरिटी देने के लिए इस बार में बुला लेता है। दूसरी तरफ केटी भी अपने फोन से कॉल करके रेबल्स को स्नाइडर के यहाँ होने की खबर दे देती है। केटी स्नाइडर को यहाँ रोकने के लिए उसे बातों में लगा चुकी थी। इसी टाइम पर विल यहाँ आता है और इन दोनों को एक खबर देता है कि सेरा नामुनामी जिस बंदे को वो ढूंढ रहे हैं वो बंदा एक नहीं है। हर वो रेबल जो एलियन से बचाव के लिए अपनी अपनी जंग लड़ रहा है वो अपने आप को सेरा नामू कहता है। इसी दौरान विल की वाइफ विल को साइड पे लेकर जाती है और उसे बातों ही बातों में समझाने लग जाती है कि अगर यहाँ कोई स्नाइडर को मारने के लिए आ गया तो प्लीज तुम उसके दरमियान में ना आना, अपनी जान बचाना तुम। लेकिन विल केटी की बात का कोई जवाब नहीं देता। वो जब वापस स्नाइडर के पास आता है तो स्नाइडर उसे बताता है कि तुम्हारे बेटे का मेरी टीम ने पता चला लिया है, जल्द ही मेरी टीम तुम्हारे बेटे को यहाँ लेकर आ जाएगी। अचानक ही दरवाजा नॉक होता है। बाहर कोई आया था। देखने में ये पुलिस असल में अंदर से ब्रूस था, एक रेबल। किटी बात जानती थी, वो उसे अंदर आने देती है और उसे एक मरतबा बेसमेंट में ले जाकर दोबारा से वार्न कर देती है कि स्नाइडर को मारने के चक्कर में मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। ब्रूस यहाँ कहता है मैं इस चीज की गारंटी नहीं दे सकता, उसको ही शौक है हमारी हर चीज में टांग अड़ाने का। विल को भी पुलिस के साथ में यहाँ आने का पता चल चुका था। केटी उससे कहती है कि पुलिस वाला सिर्फ तलाशी में निकले आया था, लेकिन विल जानता था कि जरूर ये पुलिस के भेस में कोई रेबल था। वो यहाँ स्नाइडर को मारने आने वाले थे, इसीलिए वो इस बार के सभी दरवाजे अच्छे तरीके से बंद कर लेता है। विल जब ये सब कर रहा था तब यहाँ स्नाइडर दोबारा विल के वाइफ से कहता है कि तुम्हारा बेटा जल्दी यहाँ आ जाएगा। उसके मुंह से ये बात सुनते ही केटी को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे मारने लग जाती है, क्योंकि वो हर छोटी बड़ी बात में उन्हें उनके बेटे के नाम पे ब्लैकमेल किया करता था। इसी दौरान हम देखते हैं कि इस बार को चारों तरफ से रेबल्स ने घेर लिया है। वो बार का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे विल के लगाए हुए लॉक्स की वजह से वो इसमें कामयाब नहीं होते। सिचुएशंस इतनी बुरी होती जा रही थी कि स्नाइडर और भी डर गया था। वो यहाँ विल और केटी से कहता है अरे ये रेबल्स मुझे क्यों मारने आ रहे हैं, मैं तो आज तक एलियन से मिला भी नहीं हूँ, मैं उनका साथ नहीं दे रहा, मैं तो बस गवर्नर के ऑर्डर मानता हूँ। उसकी इस घबराहट और बातों पे कोई ध्यान नहीं देता। विल यहाँ पर केटी से कहता है कि तुम स्नाइडर को लेकर बेसमेंट में छुप जाओ, मैं इन सभी रेबल्स का सामना करूंगा। उनकी इन्हीं बातों के दौरान अचानक ही रेबल्स इस बार के अंदर कहीं से स्मोक बम फेंक देते हैं, जिसे देखते हुए ही विल स्नाइडर को एक अलमारी में छुपा देता है। जबकि रेबल्स बार का दरवाजा तोड़कर अंदर आने में भी कामयाब हो चुके थे। एक रेबल सबसे पहले आकर यहाँ विल के ऊपर गन तान देता है और इससे पहले कि वो विल को मार देता पीछे से कैटी उसे शूट कर देती है। विल अब अपनी मशीन गन लेकर इनके पीछे पड़ जाता है। रेबल्स को पीछे से असल पुलिस की आवाज भी आने लगी थी, इसलिए मौका पाते ही वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं और असली पुलिस आकर स्नाइडर को यहाँ से बचा लेती है। अब क्योंकि स्नाइडर और विल ने ब्रूस को बाहर में देख लिया, इसीलिए ब्रूस को अरेस्ट करने के ऑर्डर दे दिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले ब्रूस के घर जाते हैं तो उनके घर को हाथ लगाते ही वो घर ब्लास्ट हो चुका था। क्योंकि ब्रूस एक FBI एजेंट रहा है, उसे पहले ही मालूम था कि कब पुलिस कैसे रिएक्ट करेगी। वो जानता था कि पुलिस उसे पकड़ने के लिए उसके घर जरूर आएगी, इसलिए उसने अपने घर में बम लगा दिए थे। इसके बाद ब्रूस पुलिस वालों को यकीन दिलवाने के लिए कि वो मर गया है, अपनी ही कद और साइज की एक डेड बॉडी अरेंज करता है और उसे एक कार में रखकर जला देता है। ये सब काम वो एलेक्स ने अपने लीडर के साथ मिलकर कर रहा था और यहाँ एलेक्स उससे कहता है कि केटी धो के पास निकली। वो डबल गेम खेल रही है, एक तरफ तो वो हम रेबल्स के साथ है और दूसरी तरफ वो विल का साथ दे रही है। जबकि हाँ कैटी अब रेबल से कांटेक्ट करने की भरपूर कोशिश में थी, लेकिन जब वो लीडर से या ब्रूस से कोई कांटेक्ट नहीं कर पाती तो उसे खुफिया तरीके से रेबल्स की मीटिंग का एक मैसेज मिलता है। मीटिंग पॉइंट पे पहुंचने पर उसे पता चलता है कि यहाँ सभी लोग नहीं थे, सिर्फ वो ब्रूस से मिलने के लिए यहाँ आई थी। ब्रूस उससे पूछता है कि आखिर तुमने अपने ही साथी को क्यों मारा। केटी से कहती है कि मैंने बार बार तुमसे कहा था कि चाहे जो भी हो जाए विल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा कोई, और वो विल को ही मारने वाला था, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। लेकिन ब्रूस को उसके ऊपर एतबार नहीं था, इसीलिए वो ब्रूस को यही छोड़कर यहाँ से चली जाती है। ब्रूस अब अपनी एक और साथी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो उसे बता रहा था कि एलेक्स ने केटी को मारने के ऑर्डर दे दिए हैं, लेकिन वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उसे मार नहीं पाया। यहाँ विल अपनी सारी तफ्तीश करने के बाद स्नाइडर के पास जाता है और उसे बताता है कि उन्होंने ब्रूस के बारे में पता चला लिया है। ब्रूस ना सिर्फ स्पेशल फोर्सेस का बंदा था, बल्कि FBI के लिए भी काम करता था। उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं किसी तरह उसे पकड़ के रहूंगा। उसके इतने काम के बदले यहाँ स्नाइडर उसे उसके बेटे की एक फोटो दिखाता है, जिसे उन्होंने लॉस एंजलिस के साथ मिले शहर में ढूंढ लिया था। ये फोटो देखकर वो बहुत खुश हुआ। घर जाते ही वो ये फोटो केटी को दिखाता है। केटी उससे कहती है मेरा यकीन मानो विल, ये स्नाइडर तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहा है, उसे तुम्हारी कमजोरी पता है, इसलिए वो तुम्हारे साथ खेल रहा है। अब तक तो चार्ल्स को यहाँ आ जाना चाहिए था। तुम प्लीज स्नाइडर के चुंगल से अपनी जान बचाओ। समझ तो ये बात विल को भी थी, लेकिन क्योंकि वो अपने बेटे को लाने के लिए खुद कुछ नहीं कर सकता था, मजबूरन उसे स्नाइडर का साथ देना पड़ रहा था। वो यहाँ केटी से वादा कर लेता है कि जल्द ही
वो स्नाइडर से अपनी जान छुड़वाने का। खैर ब्रूस के लिए तलाश दोबारा विल शुरू कर देता है। उसने केटी के बाल के फिंगरप्रिंट्स भी चेक किए थे, जहाँ पे उसे ब्रूस के फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं। वो केटी से आके पूछता है कि क्या तुमने कभी इस आदमी को देखा, क्या तुम इसे जानती हो। केटी पहले तो इनकार कर रही थी, लेकिन फिर जब विल बताता है कि उसने 14 से ज्यादा आदमियों को मार दिया है, तब केटी कहती है हाँ शायद ये एक मरतबा मेरे बार में आया था और कुछ ऐसे कह रहा था कि शायद ये अपने मॉम डैड के साथ रहता है। पुलिस ब्रूस के पेरेंट्स का घर पता चलाने में लग जाती है, जबकि यहाँ पे ब्रूस और केटी की म्यूचुअल फ्रेंड केटी के पास आती है। केटी परेशान थी, वो उससे पूछती है कि क्या ब्रूस ने 14 से 15 लोगों को मारा है, जिस पर उसकी दोस्त बताती है हाँ उसने मारा है, लेकिन जो काम हम कर रहे हैं उसमें ऐसी छोटी मोटी कुर्बानियां देनी पड़ जाती है। यहाँ केटी उससे कहती है तुम्हें पता है वो मुझे भी मारने वाला था, लेकिन मैं उसका शिकार बनते बनते रह गई। खैर जो भी था, ब्रूस उसका दोस्त था और वो उसके साथ काम करती थी, इसीलिए वो ब्रूस को ये इत्तला कर देती है कि विल ने उसके पेरेंट्स का घर पता चला लिया है और जल्द ही पुलिस उसे मारने के लिए उसके पास होगी। अब जैसे ही पुलिस उसके घर पे आती है तो वहाँ उन्हें ब्रूस नहीं मिला। तलाशी लेने पे विल को वहाँ सिर्फ वही किताब मिली जो उसने पहले केटी के बार में देखी थी। ये लोग ब्रूस के नेबर्स की भी तफ्तीश करते हैं, जहाँ पर हमें एलेक्स दिखाई देता है। यहाँ एलेक्स साफ इनकार कर चुका था कि वो तो आज तक ब्रूस से मिला ही नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नाइडर इस टाइम लॉस एंजलिस की गवर्नर के पास है। गवर्नर बताती है कि पैसिफिक रीजन के हेड यानी एलियंस लॉस एंजलिस को चेक करने के लिए आ रही है। स्नाइडर घबरा जाता है और पूछता है क्यों, जिस पर गवर्नर उसे बताती है क्या तुम सबको ही अपनी तरह बेवकूफ समझते हो और यू काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम जो पिक्चर सबको यहाँ दिखा रहे हो सब जानते हैं कि असल में लॉस एंजलिस के हालात इससे ज्यादा खराब है, ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा। यहाँ केटी ने अब रेबल्स का साथ देना छोड़ दिया था, लेकिन रेबल्स को केटी की जरूरत थी। उन्हें विल की जो इन्फॉर्मेशन केटी के जरिए मिलती थी वो उन्हें अब भी चाहिए थी, इसीलिए उसके एक दोस्त से दोबारा रेबल ग्रुप ज्वाइन करने को कहती है, लेकिन केटी ये कहकर इनकार कर देती है कि उसे अपनी फैमिली की जान ज्यादा प्यारी है और उसके इस रिएक्शन के बदले उसी का रेबल ग्रुप उसी के खिलाफ काम करता है। एलेक्स ये ऑर्डर दे देता है कि अब विल को ये बात बता दी जाए कि उसकी वाइफ एक स्पाई है और वही रेबल्स को इन्फॉर्मेशन लीक किया करती थी। एलेक्स ट्रेन में विल से मिलता है और उसे बताता है कि तुम्हारी वाइफ स्पाई है और मैं रेबल्स का लीडर हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे अथॉरिटीज के साथ बड़े लिंक्स हैं, मुझे सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए एक पास चाहिए, एक फ्रीडम पास, और इसके बदले मैं अपने रेबल ग्रुप को भी धोखा देने के लिए तैयार हूँ। यानी इस जगह हमें एलेक्स की हकीकत पता चल गई है कि उसने रेबल ग्रुप भी इंसानों को एलियन से आजाद करने के लिए नहीं बनवाया था, बल्कि वो तो अपने आप को पावरफुल रखना चाहता था। बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिलाकर यहाँ उसकी अथॉरिटी बन रही थी और जब उसे अब दूसरी तरह की पावर चाहिए थी तो वो अपने ही लोगों को धोखा देने के लिए तैयार था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि एलियंस इस दुनिया में रहे या ना रहे। अब यही बात जाकर विल स्नाइडर को बता देता है। स्नाइडर विल से कहता है कि मैं एलेक्स से पर्सनली मिलना चाहूंगा। विल जब घर आता है तो वो अपनी वाइफ को सारी बात बता देता है कि कैसे उन्हीं का लीडर उन्हीं की सच्चाई विल को बता चुका था और वो सिर्फ दूसरे शहर का पास पाने के लिए अपने रेबल साथियों को भी धोखा देने के लिए तैयार था। केटी के भी कान खड़े हो गए थे। वो ये खबर जल्दी से ब्रूस को कहती है। यहाँ ब्रायन को देखते हैं, ये केटी के बेटे को देखते हैं जो अपनी टीचर के साथ था। उन्होंने एक बहुत ही ताकतवर टेलीस्कोप बनाया था, जिस टेलीस्कोप के जरिए ये चांद की सरफेस को देख रहे थे। चांद की सरफेस पहले से बहुत ज्यादा अजीब हो गई थी, जिससे ये बात साफ जाहिर थी कि एलियंस चांद के ऊपर माइनिंग कर रहे हैं, ये खुदाई कर रहे हैं। यहाँ केटी की दी हुई इन्फॉर्मेशन की वजह से ब्रूस जल्दी से एलेक्स के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने धोखा दिया, क्या तुम सिर्फ दूसरे शहर का पास पाने के लिए हम सबको धोखा देने वाली हो। जवाब में एलेक्स कहता है अरे नहीं, तुम्हें शायद केटी बेवकूफ बना रही है, तुम उसके बहकावे में नहीं आओ और अपने अगले ऑपरेशन की तैयारी करो, मैं तुम लोगों के साथ ही हूँ। अगली सुबह हम देखते हैं कि विल ने एलेक्स की स्नाइडर से भी मीटिंग करवा दी थी। यहाँ एलेक्स साफ साफ उसे कह देता है कि मुझे दूसरे शहरों का पास चाहिए, इसके बदले में मैं तुम्हें ब्रूस के उन सभी ग्रुप्स की लिस्ट भी दे दूंगा जिनको वो लीड करता है, जो सब के सब रेबल्स हैं। वो साथ में ये भी बता चुका था कि ब्रूस का अगला ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर को मारने का है। स्नाइडर यहाँ उसे शाबाशी देता है और कहता है ऐसे ही बस वो सारी इन्फॉर्मेशन तुम हमें देते रहना, हम प्राइम मिनिस्टर के मारने के उनके ऑपरेशन को रोक लेंगे और उसके बाद जब हर जगह मेरी वाह हो गई तो तुम्हें तुम्हारा यूनिवर्सल पास मिल जाएगा। अगली सुबह हम देखते हैं कि ब्रूस अपने मिशन पे था। केटी और उसके दूसरे साथी भी यहाँ उसके साथ थी। केटी को जैसे ही यहाँ की पुलिस देखती है तो वो ब्रूस को पुलिस के यहाँ होने के बारे में बताती है। अचानक ही कोई इस सड़क के ऊपर बहुत से फायर क्रैकर्स फेंक देता है। इनकी वजह से यहाँ भगदड़ मच चुकी थी। पुलिस यहाँ फायरिंग शुरू कर देती है, जिसमें इन रेबल्स की एक साथी मारी गई थी और इस मरतबा भी केटी और ब्रूस इन पुलिस वालों से बच निकले थे। यहाँ हम देखते हैं कि विल एलेक्स के घर गया है, जो कि इस शहर से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा था। वो एलेक्स से कहता है कि तुमने जो स्नाइडर के साथ डील की थी वो कैंसिल हो चुकी है, जिसके बाद वो उसे अपनी ही गन से शूट कर देता है और पुलिस वालों के सामने इल्जाम लगा देता है ब्रूस पर। असल में यहाँ विल के दिल में लालच आ गया था। वो एलेक्स को मारकर उसका यूनिवर्सल पास जो स्नाइडर से देने वाला था वो उसे खुद रखने का फैसला कर चुका था। इसी रात हम देखते हैं कि केटी की जिस साथी की मौत हुई थी उसकी पूरी फैमिली को फांसी पर शहर के दरमियान में लटका दिया गया था। केटी को
ये देखकर रोना आया और इसके बाद उसने पूरी तरह से रेबल्स का साथ देने का फैसला कर लिया, क्योंकि अथॉरिटीज बहुत ही ज्यादा बेरहम हो चुकी थी और ये बात विल भी जान चुका था। अगली रात हम देखते हैं कि रेबल अपने लिए प्रोटेस्ट करते हैं, जिस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जब पुलिस वाले यहाँ आते हैं तो बहुत से पुलिस वालों को ही इन रेबल्स ने मार दिया था। पर ये सारा हाल देखकर विल का साथी उसे कहता है कि लोग अब चुप नहीं रहने वाले, वो या तो खुद जिंदा रहेंगे या यहाँ सबको मार देंगे। विल यहाँ स्नाइडर के पास आता है और उसे बताता है कि लॉस एंजलिस की बड़ी दीवार के दूसरी तरफ दूसरे रेबल ग्रुप का पता चला है, हमें जल्द से जल्द वहाँ जाना होगा। स्नाइडर मान जाता है और उनके साथ एक गार्ड को भी भेजने का फैसला करता है। दूसरी तरफ केटी और ब्रूस अपने यूथ सेल के लीडर से मिलते हैं, जो मिनिस्टर के कत्ल में इनका साथ देना चाहता है। इनका ये मिशन सबवे में होने वाला था, जिसे फिलहाल या सिर्फ एलियंस इस्तेमाल कर रहे थे या फिर कोई अथॉरिटी का बंदा। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि विल और उसका दूसरा साथी लॉस एंजलिस की दीवार के दूसरी तरफ पहुंच चुके थे। वो एक ऊंची सी बिल्डिंग पर चढ़कर पूरे शहर का नजारा देखते हैं और एक खाली बिल्डिंग के अंदर जगह जगह गोलियां चलाने लग जाते हैं। गार्ड उन्हें देखकर परेशान था कि पता नहीं क्या कर रही है। जिसके बाद ये लोग इस बिल्डिंग में छुपा हुआ मैप उठाकर वापस स्नाइडर के पास आ जाते हैं। विल स्नाइडर को ये मैप दिखाता है और कहता है कि शायद जिन्होंने हम पे हमला किया था वो ये मैप वहाँ पर छोड़ कर चले गए। असल में रेबल्स इन्हीं जगहों पे हमला करने वाले हैं। यहाँ यूथ सेल के मेंबर्स केटी को एक फ्लाई रोबोट दिखाते हैं। ये छोटा सा रोबोट हर तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में कामयाब था। यहाँ पर ब्रूस केटी को शूट करना भी सिखाता है, क्योंकि अगर केटी उनका साथ देने वाली थी तो उसे अच्छे निशाने लगाना आने चाहिए थे। यहाँ घर पर केटी अपनी बेटी के पास एक बुक देखती है, एक ऐसी बुक जिसमें लिखा था कि एलियंस के अर्थ पे आने से इंसानों को कितने फायदे हुए। ये बुक उसे चर्च से मिली थी और केटी विल को इस बुक के बारे में बताती है। वो कहती है कि चर्च छोटे बच्चों को बेकार रहा है। यहाँ पर विल सजेस्ट करता है कि हमें ये जगह ही छोड़ देनी चाहिए, हमें इस दीवार के दूसरी तरफ चले जाना चाहिए जहाँ पर उसकी क्लिक का भी घर था, जहाँ वो अभी कुछ देर पहले भी गए थे। केटी सवाल करती है कि क्या दीवार के उस तरफ जाकर हम स्नाइडर से और अथॉरिटी से बच पाएंगे? क्या ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैं तंग आ गई हूँ इस सारी चीजों से, मुझे तुमसे भी डिवोर्स चाहिए। तुम मुझसे झूठ बोलती हो, मैं तुमसे झूठ बोलती हूँ, क्या रिलेशन रह गया है हमारा? विल उसकी सारी बातों से परेशान हो चुका था। वो जो अपनी फैमिली को यहाँ से निकालने के लिए आया था अपने साथी के साथ, वो जाकर अपने साथी को कहता है कि तुम अकेले ही वहाँ शिफ्ट हो जाना। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि पूरा रेबल ग्रुप सबवे की इमरजेंसी एंट्रेंस को खोल के सबवे के अंदर जा चुका है। वो सबसे पहले जाकर वहाँ एक एक्सप्लोजन कराते हैं, एक धमाका करवाते हैं, जिससे ट्रेन थोड़ी लेट हो जाती है। इस धमाके में उन्हें यहाँ एक एलियन मिल जाता है, जिसे ये लोग उठाकर अपने घर ले जाते हैं। एलियंस की किडनैपिंग की खबर पूरे शहर में फैल जाती है। गवर्नर विल और उनके सभी अथॉरिटीज की एक मीटिंग बिठाती है और सबसे कहती है कि एक एलियन किडनैप हो चुका है, जल्द से जल्द उसका पता चलाएं, नहीं तो आप लोग जानते हैं कि पहले जिस शहर से 2 एलियंस गायब हुए थे वो शहर तबाह हो चुका था, और अगर एलियंस को ये बात पता चल गई तो समझ ली कि लॉस एंजलिस भी तबाह ही हो जाएगा। हम यहाँ देखते हैं कि ब्रूस की गोद में वो एलियन था। उन्होंने अपनी डिवाइस के जरिए एलियन के पूरे सिस्टम को भी हैक कर लिया था और उसके एक साथी ने उस एलियन की बॉडी को एक पुलिस की गाड़ी के अंदर डाल दिया था। यहाँ विल के ऑफिस के अंदर विल को जो फुटेज मिली थी सबवे की, उसके अंदर हमला करने वाले रेबल्स में उसने केटी को भी देख लिया था, लेकिन वो यहाँ किसी को कुछ नहीं बताता। जिन लोगों ने एलियन को किडनैप किया था वो एलियन को लेकर किसी घर की तरफ निकल जाते हैं और यहाँ दरमियान में हम देखते हैं एक घरों को ब्लास्ट भी करवाया जा रहा है लोगों को डराने के लिए। स्नाइडर को भी इस शहर के हालात ना कंट्रोल करने की वजह से नौकरी से निकाल दिया जाता है। वो गवर्नर से आकर पूछता है मेरे साथ आपने क्या किया, लेकिन गवर्नर भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि ऑर्डर पीछे से आए थे। यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने जिस जगह पर एलियन को रखा है वो एलियन का ऑपरेशन कर रही है। वो उसे खोलकर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ विल अपने ऑफिस में है। वो सीसीटीवी कैमरास की फुटेज की मदद से रेबल्स के यूथ सेल के लीडर का पता चला लेता है। वो जानता था कि जरूर एलियन को उसी के घर पर रखा गया होगा। वो यहाँ किसी को भी इन्फॉर्म के बगैर उस घर के अंदर चला जाता है जहाँ सच में एलियंस के साथ सभी रेबल्स थे। ये रेबल्स इतने में एलियंस के स्क्रू ही खोल रहे थे और उसके सिस्टम को ही चेक कर रहे थे, तब उनके दरवाजे पे नॉक होता है। कोई दरवाजा नहीं खोलता। तब विल उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम लोग चुपचाप इस एलियन को यहाँ से छोड़ो और सब के सब यहाँ से निकल जाओ। कुछ ही देर में यहाँ पुलिस आने वाली है, मैं तुम लोगों के बारे में कुछ भी किसी को नहीं बताऊंगा, तुम लोग सेफ रहोगे। उसकी बात सुनने के बाद सभी रेबल्स घर में बने हुए खुफिया दरवाजे की मदद से वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ ही देर बाद पुलिस यहाँ चेक करने के लिए आती है। ये लोग घर तोड़ते हैं और इन्हें अंदर से एलियन मिल जाता है। एलियन के मिलने की वजह से स्नाइडर की जॉब वापस बन गई थी। वो यहाँ इसके इनाम में विल को एक यूनिवर्सल पास देता है, जिसकी मदद से वो किसी भी शहर में फ्री में घूम सकता था और इसकी मदद से वो अपने बेटे को भी हासिल कर सकता था। हेलीकॉप्टर में एलियंस को यहाँ से ले जाया जा चुका था। विल अब अपने बेटे को ढूंढने के लिए शहर से बाहर निकल जाता है, जबकि केटी अपना मिशन पूरा करके अपने घर वापस आई थी, जो कि बिल्कुल खाली था, और उसको यहाँ दिखाते हुए ये सीरीज यहीं खत्म हो जाती है।